बीजी ने पूछा। नटराजन, वो मनीष कैसे हैं? ठीक है, कहते हुए नटराजन ने झुककर उसके बाल थपथपा दिए। अगले 2 दिन अपार्टमेंट ढूंढते हुए बीते। इसी बीच लाइब्रेरी जाकर भी कुछ लोगों से मिल गया आया। भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की कैटलॉगिंग करने के लिए एक जगह खाली थी। वहाँ बीजी काम करे, इसका प्रबंध किया और फिर लाइब्रेरी के पास ही एक छोटा सा अपार्टमेंट भी मिल गया। एक कमरा, छोटी सी रसोई, बाथरूम। बीजी के अस्पताल से लौटने से पहले ही नटराजन ने उसका सामान वहाँ पहुँचा दिया। सामान मूकी ने पैक कर दिया था। वह नटराजन के साथ आकर चीज़ें ठीक कर गई। बाजार से थोड़ा ज़रूरी सामान, फल, दूध, मक्खन आदि लाकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया। फिर उदास सी दीवार पर एयर इंडिया का कैलेंडर लगा दिया। न चाहते हुए भी नटराजन को लगा मूकी भली है, मूकी उदार है, और इसी से मन में थोड़ा सी श्रद्धा जागी। बीजी ने लौट कर पहली बार अपना नया घर देखा। कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर कहा, तुमने सामान जमाने की क्यों जहमत की? वह तो मूकी आकर ठीक कर गई, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ओह, वीजी ने कहा और दूध की बोतल सिंक में उलट दी। वीजी? मेरे सामने फिर उसका नाम मत लेना नटराजन, वीजी ने कहा। इसी स्मृति से जुड़ा एक और प्रसंग है। नटराजन प्रायः वीजी की ओर चला जाता था, चाहता कि उसे किसी तरह उलझाए रखे, जिससे वीजी को अधिक सोच विचार कर अपने को दुखी करने का मौका न मिले। कभी उसे सिनेमा ले जाता और यदि समय हुआ तो 30-32 मील दूर वाशिंगटन, विशेषकर जब मार्च अप्रैल में वहाँ चेरी के फूल खिलने लगे। पहली बार बीजी ने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी। उस पर ढेर सारे आड़े तिरछे सीधे सफ़ेद हाथी छपे हुए थे। उस साड़ी के गहरे नीलेपन ने बीजी के चेहरे का गोरापन बढ़ा दिया था और वह बहुत कोमल अनछुई सी लग रही थी। बाद में जब कभी भी बीजी को बाहर जाते देखा तो उसी साड़ी में, फिर वह साड़ी आंखों में चुभने सी लगी और मन में रह रह कर प्रश्न उठने लगा कि बीजी शादी की तैयारी में सूटकेस भर जो साड़ियाँ लाई थी उनमें से क्यों नहीं पहनती। एक दिन न रहा गया, हंसी में पूछ बैठा, जब देखता हूँ यही साड़ी पहनने दिखती हो, बहुत अच्छी लगती है क्या? बीजी ने दीर्घ समतल दृष्टि से देखते हुए हल्के से उत्तर दिया, बाकी साड़ियाँ मूकी ने रख ली है, किराया बाकी था। कुछ पल चुप रख नटराजन ने पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? बीजी चुप रही। नटराजन ने कुछ आगे झुककर कहा, बीजी, तुम अब भी मुझसे दुराव सा रखती हो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे हर दुख, हर चिंता का भागीदार बन सकूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम अपना ही समझो। बीजी, जो अब तक बैठी पोटोमैक नदी के उस पार एयरपोर्ट की बिजलियाँ देख रही थी, अत्यंत त्रस्त हो उठी। एक झटके के साथ खड़े होते हुए उसने कहा, आगे कुछ मत कहो नटराजन, मैं तुमसे विनती करती हूँ। नटराजन कुंठित हो चुप हो गया। उसके बाद बीजी जैसे खो गई। नटराजन ने अपने को काम में व्यस्त कर लिया और बीजी लाइब्रेरी के बेसमेंट में कहीं छिप गई। नटराजन की दृष्टि से ओझल। जून में मनीष सामान बूंद कर कनाडा चला गया और बीजी वाशिंगटन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में काम करने। अकेले घर में गर्मी बिताते हुए नटराजन को लगता कि अब जिधर भी मुड़ता है हल्के रंगों की सूती साड़ियों में मूकी ही दिखाई देती है। मूकी, जिसे पार्टियों में भी ले जाया जा सकता है, जो कुछ ही देर में आकर्षक सुस्वादु भोजन तैयार कर देती है और जिसकी दृष्टि हर समय नटराजन को पुरुषत्व का बोध कराती रहती है। हर सुबह दैत्याकार मशीनों के शोर से ही आंखें खुलती हैं। घर के बिल्कुल पास यूनिवर्सिटी की एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है। उस सुबह जाकर बीजी निश्चल पड़ी हुई सीमेंट की मशीन का भारी घड़घड़ाना सुनती रही और रह रह कर लगता रहा कि ऐसी ही एक मशीन के बीच आकर वह चूर चूर हो गई है। कई दिनों से वही सब फिर दोहराया जा रहा था। पहले मन पर छा जाने वाली घनघोर उदासी, बिना कुछ खाए हुए पूरा पूरा दिन बिता देना और एक अव्याख्येय आकुलता से ऊपर नीचे डोलते रहना। बीजी अपने को धोखा नहीं दे पाती। वह जानती है कि मूकी और नटराजन का विवाह उसे जरा भी नहीं रुच रहा है। वाशिंगटन से मैरीलैंड लौटी ही थी कि मिसेज चंदोला से भेंट हो गई। बोली, मूकी अब लड्डू खिलाने वाली है। क्यों? बीजी ने पूछा। नटराजन और मूकी ब्याह करने जा रहे हैं। आप ही इनविटेशन लिखे हैं, आप ही बांट रही हैं। तुम्हें नहीं मिला क्या?
मिसेज चंडोला मुकी को कभी नहीं अच्छी लगी। उसकी झुंझलाहट थोड़ी सी और बढ़ गई जब उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी बारी कब आ रही है विजयलक्ष्मी? कनाडा कब जा रही हो? यह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, पर मन में कुछ आंस रहा था। एक बार भी नटराजन ने व्यक्त नहीं किया कि मुकी से उसकी मित्रता है, और मित्रता इतनी बढ़ गई। बीजी ने चाहा कि एक ऊँह के साथ उस बात को मन से झटक दे, पर वह तो कुंडली सी मार मन विचारों पर जम गई थी। बीजी ने बसंत की उस संध्या को याद किया जब नटराजन ने घुमा फिरा कर यह कहना चाहा था कि उसे बीजी अच्छी लगती है। बीजी ने नटराजन को एक मित्र के रूप में ही देखा था। तब वह घबरा उठी थी कि यदि नटराजन को स्पष्ट कहने का अवसर दिया तो उत्तर में न कैसे कहा जाएगा। उसके कितने एहसानों से लदी हुई थी, और नटराजन को पति रूप में स्वीकार करना तब असंभव सा लगा था। नटराजन बहुत भला था, सहायता करने को तत्पर, उदार, विशाल हृदय, पर बीजी को तब भी आशा थी कि शायद मनीष उसके पास फिर लौट आए। 3 महीनों में अलग अकेले वाशिंगटन में रहकर बीजी ने बार बार इस बारे में सोचा था, अपने को अनेक प्रकार से समझाया था, और अंत में इस निश्चय पर पहुंची थी कि मनीष की जगह नटराजन नहीं ले सकता। यह ठीक है, पर नटराजन के साथ भी नई जिंदगी गढ़ी जा सकती है। इसलिए बीजी बहुत कुछ इस मन स्थिति में थी कि यदि नटराजन ने फिर यह प्रसंग छेड़ा तो कह देगी कि उसे सब कुछ स्वीकार है। पर यहाँ आकर जाना कि मुकी ने एक बार भी फिर उसे पराजित कर दिया है। निमंत्रण तक बट गए हैं, और बीजी अपने को इन झूठे स्वप्नों में बहलाती रही कि नटराजन को वह बहुत बहुत अच्छी लगती है, कि नटराजन उससे फिर कुछ अवश्य पूछेगा। अब मुकी की गर्दन पकड़कर उसे खींचने की इच्छा होती है। मन होता है कि उसकी कॉफ़ी में जहर मिलाकर पिला दें, उसके अपार्टमेंट में आग लगा दें, और सिल्क की तहों में लेटी मुकी लपटों में घिर जाए और उसकी आंखें चीखे धुएं और चटखटी लकड़ियों में खो जाए। बीजी ने माथे पर हाथ रख लिया, जैसे इन विचारों का प्रतिबद्ध लगा देगी। पर मुकी के लिए जो बैर भाव है रोम रोम में भिद गया है, उसे कम से कम अपने से नहीं छिपाया जा सकता। बीजी चाहती है कि कुछ ऐसा कर सके जिससे मुकी तड़प कर रह जाए, जिससे बहुत बहुत दिनों तक उसके मुख पर हंसी न आए और वह ऊंचा दर्प भरा सिर नीचे झुक जाए। नटराजन के कहने से वह मुकी के पास रहने को तैयार तो हो गई थी, पर उस पहली ही भेंट में वह जान गई थी कि मुकी ने एक दृष्टि डालकर उसे हे जानकर त्याग दिया है। बीजी को मुकी में ऐसा विशिष्ट तो कुछ न दिखाई दिया। साधारण रंग रूप, कटे हुए बाल कानों को पूरा ढके हुए थे, और अकेले घर में भी बहुमूल्य साड़ी पहनी थी। और तब बीजी अपने को बहुत सैवी, बहुत हल्का सा अनुभव करने लगी। बाद में जाना कि मुकी के पिता अत्यंत धनिक थे, और उसकी सारी शिक्षा विदेश में हुई थी। 3 साल अमेरिका में रहकर भी उच्चारण इंग्लिश था। यह फेज 3 कॉफ़ी हाउस में गई रात तक बैठी रहती थी, ऊंची साहित्यिक बातें करती थी और अंग्रेजी में कविताएं लिखती थी, जो कि कभी कभी भारत में छप जाती थी। बीजी अपने स्वभाव के झेंपूपन पर कभी कभी लज्जित हो जाती, और अपनी भारतीयता पर मुकी और उसके मित्रों के व्यंग से कभी कभी छिप कर रो लेती। वह स्मार्ट या आधुनिक नहीं है, यह जानती थी। होती भी कैसे? बीए में पहली बार लड़कों के साथ क्लास में बैठना हुआ, तब भी सब लड़कियां झुंड बनाकर क्लास में जाती, साथ साथ बैठती और इकट्ठे ही लौट जाती। मनीष से परिचय तो मौसी के घर हुआ, और उन्होंने भी जैसे आंखें बंद कर ली और दोनों के मिलने जुलने पर रोक न थी। शायद सोचती होगी कि मित्र बहन की लड़की इसी तरह ठिकाने लगे। वैसे घर में किसी को कोई चिंता न थी। सगाई की रस्म ऐसे ही हुई थी, न इधर से कोई आया न उधर से। मनीष के यहाँ चले जाने के बाद भी पत्र व्यवहार होता रहा, और 1 साल बाद अपने लौट आने के बजाय उसने बीजी को बुला भेजा, तो बीजी ने अपनी माँ के गहने मौसी के द्वारा ही बिकवा कर आने का प्रबंध किया था। पिता नाराज हुए थे, बीमाता भुनभुनाई थी, पर गहने नाना के दिए हुए थे, इसलिए किसी का बस न चला। पर यहाँ पहुँचने पर पाया कि मनीष मैक्सिको गया है। यह बात बीजी को बहुत खटकी थी, पर करती भी क्या। उन लंबे कार्यहीन दिनों को नटराजन ही ने भर दिया था। अपनी लैब से छुट्टी पाकर रोज ही उसे सैर के लिए ले जाता, कभी कभी वाशिंगटन में पूरा दिन बीत जाता। तब मुकी ने अजीब बहकी बहकी बातें करनी शुरू कर दी। एक दिन बोली, मनीष लौटने पर पाएंगे कि उनकी भावी पत्नी को उनके मित्र ने हड़प लिया है। क्या? बीजी ने अचकचा कर पूछा। कैसी भोली हो, उनकी आंखें नहीं देखती, तुम्हारे चेहरे से हटती नहीं है। नटराजन की तो
लैब थी और वे थे। किसी लड़की से मतलब न था। अब रोज़ वाशिंगटन की सैर होती है, कभी लिंकन मेमोरियल घुमाया जा रहा है, कभी जेफरसन। मुकी उस समय कैनवस पर रंग लगा रही थी। ब्रश को थोड़ा सा हवा में उठाकर बोली, और बीजी, यदि तुम्हारी जगह मैं होती तो दोनों में नटराजन को ही चुनती। 6 साल से यहाँ है, पीएचडी है, इंडिया जाकर जोरदार नौकरी मिलेगी। यहाँ भी 8,000 तो मिल ही रहे होंगे। मनीष के पास तो एक टुटपुजिया फेलोशिप ही है। बीजी से कुछ देर कुछ भी कहते न बना। फिर उसने कहा, कैसी बातें करती हो मुकी? नटराजन मेरे लिए बड़े भाई के समान है। मैं उन्हें इसी दृष्टि से देखती हूँ। मुकी हंसने लगी। ब्रश रखकर उसने आगे झूल आए बालों को पीछे करते हुए कहा, तुमने भी क्या वही संकुचित गली मोहल्ले वाली बात कही? नटराजन, तुम्हारे भाई कैसे हो गए? वे मैसूर के हैं, तुम पटना से आई हो। तुम में और नटराजन में केवल एक रिश्ता है। तुम एक सुंदर स्वस्थ युवती हो और वे एक ऐसे युवक हैं जिन्हें तुम अच्छी लगती हो। ऐसी सिचुएशन में मालूम है क्या होगा? बस मुकी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे और मेरी मान्यताओं को तुम अलग छोड़ दो, बीजी ने बुरा मानते हुए कहा। और अब यह विवाह होने जा रहा है। उसमें निश्चय ही नटराजन से अधिक उसके वेतन और भविष्य की संभावनाओं का ख्याल किया जाएगा। मुकी ने, विजी को यह दृढ़ विश्वास है, पर दुख तो इस बात का है कि नटराजन कैसे मूड हो गया। क्या वह मुकी की असलियत नहीं जानता? बीजी ने उठकर चाय का पानी स्टोव पर रख दिया और हथेली पर 2 एस्पिरिन की टिकिया रख उन्हें कुछ देर देखती रही। पटना में सब कुछ वैसा ही होगा। माता का बुदबुदाना, पिता की लंबी चुप्पियाँ या खींच झुझलाहट भरा स्वर, छोटी बहन का रेडियो के साथ फिल्मी गीत गाना। क्या कभी किसी को उसकी, विजयलक्ष्मी की, कभी भी याद ना आती होगी? इन 1.5 सालों में कितनी दूर आ गई है वह। मुड़कर देखने में मन में ऐसा आश्चर्य सा भर जाता है कि क्या कभी जिंदगी इससे भिन्न भी थी? अब तो लाइब्रेरी का बेसमेंट है और किताबों के ऊंचे ऊंचे ढेर हैं। कभी कभी काम करते हुए कुछ याद आ जाता है, मनीष की बाहों की कसी जकड़, उसका मुस्कुराना और कभी कभी वह क्रूर शब्द। तब बीजी यहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहती है। वह जानती है कि वापस लौटना असंभव सा ही है। कहाँ से आएंगे किराए के पैसे और किस मुंह से पिता की देहरी पर जाकर खड़ी होगी? कहीं और नौकरी कर सकती है, पर जैसे बीजी के अंदर की समस्त शक्ति रिस गई है। उस छोटी सी रसोई में खड़ी बीजी सोचती है कि औरों की तरह सहज सरल जीवन क्यों नहीं हुआ उसका? कब अजाने ही कुछ ऐसा घट गया जिससे वह औरों से अलग छिटक गई? यदि मनीष पर विश्वास न किया होता तो शायद इस दशा तक न पहुंचती। यदि मुक्त सी कुटिलता आती तो भी आज अकेले यूं अपने से द्वंद्व न करना पड़ता। चाय का पानी उबलने लगा। एंजाइम लैब से लाइब्रेरी तक पहुंचने में 7-8 मिनट लगते हैं, पर 4:45 बजे लैब से निकलकर वहां पहुंचने तक नटराजन ने 15 मिनट लगा दिए और तब पाया कि बीजी अभी भी लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रही है। नटराजन को देखकर वह थोड़ा सा मुस्कुराई और आकर लाल बत्ती के पास खड़ी हो गई। 8 घंटे कड़े श्रम के बाद मुख क्लांत हो ही जाता है, पर उसके व्यवहार में कल जैसी रुखाई न थी। अधिक बातें न हुई और सड़क पार कर दोनों अपनी गली में आ गए। बीजी का घर पहले आया और पिछले दिनों की तरह फिर कॉफ़ी के लिए पूछा गया। स्वीकृति देखकर नटराजन अंदर आया तो एकाएक मस्तिष्क में कौंध गया कि यदि बीजी ने कॉफ़ी के लिए न पूछ उसे उसके रास्ते चले जाने दिया होता तो बहुत बुरा लगता। नटराजन बीजी के पीछे पीछे रसोई तक चला गया और बोला, एक प्रार्थना है। क्या? बीजी ने प्रश्न भरे नेत्र उसके मुख पर ठिठक गए। आज खाने को कुछ न बनाना। उसके कहने के ढंग पर बीजी थोड़ा सा हंस दी। नटराजन को वह हंसी उजली धूप सी सुखद लगी। बहुत बुरा बना था ना, फिर भी तुमने खा लिया। बीजी की रसोई इतनी छोटी है कि 2 लोग खड़े हो नहीं हो सकते। सिंक में एक प्लेट पर पानी गिर रहा था। बीजी ने काफ़ी नाप कर परकोलेटर में डालते हुए कहा, तुम चल कर बैठो, मैं अभी आई। नटराजन वापस लौट आया। कुछ देर में जब बीजी लौट कर आई तो टूटी हुई मैत्री पुनः स्थापित हो गई है। ऐसा ही कुछ भाव उसके मुख पर था। नटराजन ने मेज पर पैर टिका दिए थे, उन्हें समेट लिया और कहा, तुम्हारे किसी काम में बाधा तो नहीं दे रहा हूँ बीजी? ना। बीजी ने अपनी साड़ी की सिलवटें चिकनी सी करते हुए कहा, व्यस्त तो तुम होंगे आजकल। कुछ विशेष नहीं, अगले सप्ताह छुट्टी पर जाने से पहले लैब में थोड़ा काम निपटाना है बस। अपार्टमेंट तो ठीक हो गया है, फर्नीचर आने पर
जमाना बाकी है। बीजी कल से अधिक रिलैक्स लग रही है। उसने हरे रंग की बिना किनारे की सूती साड़ी पहन रखी है। वह इधर काफ़ी दुबली हो गई है। चेहरे पर पीलापन सा है, पलकें घनी हैं और नीचे तरल आंखें चमकती हैं। वह उसे एकटक देखता रहा। एक बात कहूँ, बुरा तो न मानोगी? बीजी ने पूछा। रसोई में कॉफ़ी पर्कुलेटर खुद बुद करने लगा और कॉफ़ी की सुगंध पूरे कमरे में छा गई। कहो। बहुत आनंदित, उत्सुक दूल्हे से नहीं दिखाई देते? कुछ अनमने, कुछ उदास से नजर आते हो। नटराजन चौंक गया। संभलने के लिए कुछ क्षण लेता हुआ बोला, जैसा कि तुम देखती थी उन दिनों, उल्लसित, निरंतर मुस्कुराती हुई। वीजी रसोई में जाकर पर्कुलेटर ले आई और मेज पर रखते हुए बोली, अब सोचती हूँ कि वे भी क्या दिन थे। कितने सपने, कितनी उमंगें, कितनी नादान, कितनी विश्वास भरी। इन 1.5 वर्षों में कितनी पक गई हूँ, जैसे 10 वर्ष जी लिए हो। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है? अकेले रहना तो नटराजन किसे अच्छा लगता है। कभी खिन्न हो जाती हूँ, दीवार से सीट टकराना चाहती हूँ, फिर अपने को संभाल भी लेती हूँ। इसी में किसी उपलब्धि की चेष्टा करती हूँ। नटराजन को लगा वीजी सचमुच बड़ी हो गई है। पहले तो रह रह कर हंसती थी और निरर्थक बातें करती थी। अच्छा नटराजन, तुमने बताया नहीं तुम इस विवाह से प्रसन्न हो? पूछ तो लिया, पर उसी क्षण वीजी को लगा कि इतना उद्दत व्यक्तिगत प्रश्न उसे न पूछना चाहिए। जैसे रह रह कर भूल जाती है कि नटराजन के जीवन में एक नया आयाम आ गया है। वह मूकी का पति बनने जा रहा है। बीजी अब उसके लिए कुछ नहीं है। कभी कुछ थी, अब मात्र परिचिता है। अब मूकी उसके जीवन के समग्र अनुभवों की संगिनी बनेगी। हाँ बीजी, मूकी सचमुच बड़ी भली, बहुत अच्छी है, बीजी ने कहा। नटराजन ठठा कर हंस पड़ा। छल कपट तुमसे नहीं निपटा बीजी। मूकी की प्रशंसा करने का प्रयत्न न करो। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी परछाई तक से घृणा करती हो। आश्चर्य है कि मुझे तुमने अब तक घर से बाहर क्यों नहीं किया। बीजी का चेहरा अप्रतिभ हो गया। क्या लोग बदलते नहीं? धारणाएं नहीं बदल सकती? ओ बीजी, यू आर सो स्वीट। अच्छा, काफ़ी दोगी या नहीं? बीजी के पास से उठकर नटराजन अपने घर आया। अलमारी में थोड़े से आवश्यक कपड़े छोड़ उसने बाकी चीज़ें सूटकेस में रखी और फिर मूकी को उसके घर फ़ोन किया। खाली घर में घंटी देर तक बजती रही। नटराजन ने जान लिया कि वह नए घर में होगी। वह लिफ्ट में ऊपर जाने की बजाय सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसने पाया कि वह सीटी बजा रहा था। दरवाजे खटखटाने पर मूकी ने खोला। वह भी गहरे हरे रंग की सूती साड़ी पहनी थी, पर उसकी साड़ी में चौड़ा लाल बॉर्डर था जिसमें जरी के तारों का घना काम था। मैंने लैब में फ़ोन किया था, पर तुम नहीं थे, मूकी ने कहा। नटराजन एक पल रुका, फिर बोला, विजयलक्ष्मी मिल गई थी, उसके साथ कॉफ़ी पीने चला गया था। मूकी दरवाजे के पास से हट आई, बोली, शेल्फें आ गई हैं, मैं किताबें लगा रही थी। नटराजन ने कोट उतारकर कुर्सी पर डाल दिया। मूकी की दृष्टि पर उस पर पा उसने कोट उठाकर टांग दिया और कुछ हंसता सा बोला, अभी से डिसिप्लिन करने लगी। नटराजन का मन हल्का सा है। वह जानबूझकर नहीं सोचेगा कि इसका कारण क्या है, पर फिर भी जान रहा है कि आज वीजी हंसी थी, खुली खुली थी। वीजी की हंसी मन को भाती है। चाहता है कि वीजी पहले की तरह हंसा करे, वीजी प्रसन्न रहे। किताबों को बक्सों से निकालकर मूकी ने फर्श पर फैला दिया था। वह उठा कर नटराजन को देने लगी। नटराजन उन्हें लगाने लगा। 7 खानों की शेल्फ है, दीवार को पूरा ही ढक लिया है। जब सारी किताबें करीने से रख जाएगी तो कमरा भरा भरा लगेगा। मूकी एक कपड़े से किताबों की धूल पोंछती जा रही है। तुम्हारी सारी धूल से अट जाएगी मूकी, लाओ मैं साफ करूँगा। पुरानी ही तो है, मूकी ने कहा। 3 खाने भर चुकने के बाद दोनों बक्सों पर बैठकर सुस्ताने लगे। कमरे में गर्मी सी हो रही है, बाहर थोड़ा सा टहलने चलोगे? चलो। कमरे में बत्ती जलती छोड़ दोनों बाहर निकल आए। नीचे पहुंचकर लगा कि शाम सचमुच ठंडी और मोहक है। सड़क की बत्तियां बहुत चमकीली और पेड़ चुप खामोश। नटराजन ने पूछा, कार पर थोड़ी दूर चलोगी मूकी? अच्छा। नटराजन ने दरवाज़ा खोला और मूकी रुक गई। नटराजन बाईं सीट पर आ बैठा और कार स्टार्ट की। बिना जाने उसने कार कब्रगाह की ओर मोड़ दी। कार में मूकी के सेंट की सुगंध है। दीर्घ मौन को तोड़ती हुए नटराजन ने पूछा, मूकी, क्या तुम्हें यह सब सच लग रहा है? मूकी गर्दन मोड़ बाहर देखने लगी।
जैसे इस बात का उत्तर नहीं देना चाहती। नटराजन को हरी साड़ी में लिपटी मुकी सच नहीं लगती। उसने आज तक मुकी का स्पर्श नहीं किया है। इस समय हाथ बढ़ाकर खुली बाँह छूना चाहता है, जैसे यह जानने को कि क्या उसकी त्वचा उतनी ही उष्ण और चिकनी है जैसे कि मनीष कहा करता था। कुछ समय पहले तक मन में भरी हुई अनजान सी खुशी तड़प कर टूट गई। नटराजन के मन में अचरज सा भर आया कि वह बगल में इस नितांत अपरिचित को बैठाकर कहाँ और किस लिए ले जा रहा है। क्या उसके मन में मुकी के लिए सचमुच कहीं ममत्व या स्नेह छिपा है, या यह विवाह 34 साल के जीवन का अकेलापन दूर करने के निमित्त ही किया जा रहा है। पास बैठी नयनतारा मुखर्जी के बारे में वह क्या जानता है। नटराजन ने आकुल होकर पूछना चाहा, तुम क्या हो मुकी? तुम्हारा सत्य रूप क्या है? तुमने मुझसे विवाह करना क्यों स्वीकार किया है? क्या 27वें वर्ष में तुम्हें एक पति की कमी महसूस हुई, या मेरे लिए तुम्हारे मन में आदर के अतिरिक्त और भी कुछ है? क्या तुम वैसी ही लोभी, स्वार्थी, क्षुद्र हो जैसा कि वीजी ने तुम्हें चित्रित किया? क्या तुम उतनी ही सहज प्राप्य हो जैसा अवज्ञा से मनीष कहा करता था? बी केयरफुल, मुकी ने कहा। सकरी सड़क पर सामने से एक कार आती दिखाई दी और नटराजन ने अपनी कार जल्दी से बाईं ओर मोड़ी तो कार सड़क छोड़ ककड़ीली भूमि पर उतर आई। सामने वाली कार तेजी से गुजर गई। नटराजन फिर सड़क पर आ गया और कुछ देर बाद याद आया कि मुकी ने बात का कोई उत्तर नहीं दिया है। बीजी न उस रात सो सकी, न उससे अगली रात। और नटराजन बीजी को अपनी लैब में आया बात चौंक उठा। हाथ का बीकर मेज पर रखकर वह लैब से बाहर निकल आया और बोला, क्यों बीजी, खैरियत तो है? कुछ समय होगा तुम्हारे पास? बीजी ने पूछा। हाँ, और बीजी कुछ कहे इस प्रतीक्षा में खड़ा रहा। फिर बोला, आओ कॉफ़ी लाउंज में चलें, वहाँ इस समय कोई नहीं होगा। बीजी चुपचाप साथ चल दी। कॉफ़ी लोगी? नहीं, कोका कोला। नटराजन ने मशीन में पैसे डालकर 2 बोतलें निकाली और फिर ढक्कन खोलकर एक बीजी के आगे रख दी। मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगी नटराजन। 2 दिन से लगातार सोच रही हूँ कि इस जिंदगी का क्या करूँ, समझ नहीं पाती। बीजी रुक कर नटराजन का मुख ताकने लगी। फिर एकदम कह डाला, नटराजन, मुझे $1000 चाहिए। मुझसे अब यहाँ एक दिन भी न रह जाएगा। मैं वापस जाना चाहती हूँ। कुछ भी हो, वह अपना देश है, वे लोग मेरे अपने हैं। दे सकोगे नटराजन? बीजी ने उसके चेहरे पर अपनी उत्सुकता कातर आंखें जमा दी। तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकोगी? मैंने पता लगा लिया है, मुझे प्लेन पर जगह मिल जाएगी, न्यूयॉर्क से लंदन। नहीं, पहले मैं कनाडा जाना चाहती हूँ। ओह, नटराजन ने कहा, मालूम नहीं कब तुम्हें यह वापस कर सकूँगी, पर मुझे और कोई उपाय नहीं दिखता। पर बीजी, तुम पूरी तरह श्योर हो ना? बीजी ने सिर हिलाकर जताया कि हाँ। बीजी का हठ नटराजन को मालूम है। नटराजन ने जेब से चेकबुक निकाली और $1500 का चेक लिख कर दे दिया। नटराजन, बीजी ने कुछ कहना चाहा। अगर तुम और ज़रूरत हो तो बताना बीजी। मॉन्ट्रियल कब जाओगी? कल शाम। पर तुम एयरपोर्ट मत आना, अकेले ही जाना चाहती हूँ। पर नटराजन उसे एयरपोर्ट ले गया। बीजी चुप थी, शायद वह भी वह दिन याद कर रही थी जबकि मनीष के स्थान पर नटराजन उससे यहाँ मिलने आया था। एक बात कहना चाहती हूँ नट्टू, बीजी ने जहाज़ पर चढ़ने से कुछ क्षण पहले कहा। मेरे प्रति बहुत अनुदार मत हो जाना। थोड़ी सी करुणा और उसका गला भर आया। उसे पहुंचाकर लौटते हुए नटराजन को लगता रहा कि जैसे उसके जीवन में कभी न भर सकने वाले अनेक अभाव हो गए हैं। साथ ही थोड़ा सा धीरज की हर समय बीजी की उपस्थिति दंश देने को न रहेगी। फिर नटराजन को याद आया कि अब तो कुल 3 ही दिन बीच में रह गए हैं। शनिवार को कुछ मित्रों ने उसे और मुकी को भोज पर बुलाया है। रविवार को लैब के मित्र मिलकर नटराजन के लिए स्टैग पार्टी दे रहे हैं और सोमवार को 4:30 बजे सिविल सेरेमनी हो ही है। फिर उसी रात प्लेन लेकर मेन चले जाएंगे और वहाँ 10 दिन बिताएंगे। मुकी के लिए उसकी माँ ने लाल बनारसी साड़ी, शंख की चूड़ियाँ, कुमकुम भेजा है, वही पहनेगी। इस बीच फर्नीचर आ गया है, करीने से रखा भी गया है। घर भरा पूरा लगता है। रसोई अत्यंत आधुनिक है, सफ़ेद और हल्की पीली। मुकी ने 5 चमकदार स्टेनलेस स्टील के बर्तन सजा दिए हैं। रेफ्रिजरेटर में कुछ बियर की बोतलें रखती है। सब कुछ साफ़ सुथरा, चमकता हुआ, नया।
नटराजन को मन में थोड़ा सा विस्मय है। मुकी घर गृहस्थी में इतनी रुचि लेगी, इसकी उसे आशा न थी। एयरपोर्ट से नटराजन अनमने भाव से अपने फ्लैट में लौट आया। थोड़ी चीज़ें पैक करनी थी, पर उन्हें वैसा ही छोड़कर वह कमरे में बैठा रहा। विजी जाते जाते भी एक बार मनीष से मिलने का मोह न छोड़ सका। इस भेंट से उसे थोड़ी यातना ही और मिलेगी। पर नटराजन जानता है कि विजी के अंदर बल का एक स्रोत है, टूटती है, बिखरती है, पर अपने को संभाल लेती है। नहीं तो कोई और लड़की इन परिस्थितियों में पागल हो गई होती। 7 बजे नटराजन ने उठकर स्नान किया, धुले कपड़े पहने और फिर मुकी को लेकर कहीं बाहर भोजन करने के विचार से उसकी ओर चल दिया। सोच रहा था कि संध्या के अंत तक मुकी को बता देगा कि बीजी चली गई है सदा के लिए। अब उसका नाम निशान, उसकी छाया तक दोनों के बीच में नहीं रहेगी। एक सूटकेस लेकर विजयलक्ष्मी आई थी और केवल वही लेकर लौट गई, और साथ ही कितनी वेदना का भार भी। मुकी के घर ताला बंद था। नटराजन पैदल ही नए घर की ओर चल पड़ा, जो रंग भरे पत्ते पेड़ों पर छाए थे, जैसे 2-3 दिनों में ही झड़ गए हैं, और इस समय पैरों के नीचे आकर दीन आर्त स्वर कर रहे थे। और वे सारे ऊंचे पेड़ अपनी काली बाहें उठाए अपनी नंगता में असहाय से खड़े थे। नीचे से लिफ्ट लेकर ऊपर तक पहुंचते हुए भी नटराजन यह निश्चय न कर सका कि वह मुकी को बीजी के जाने का समाचार किस प्रकार देगा। कोई निकट का आत्मीय खो गया है, ऐसे या फिर ठंडे निर्विकार भाव से। मुकी बीजी चली गई। अपनी चाबी से ताला खोल नटराजन ने दरवाज़ा अंदर ठेला। कमरे में आकर उसने पाया कि मुकी नए सोफे पर औंधी लेटी है। दाईं बाँह शिथिल सी नीचे लटक रही है और बाईं को मोड़कर उस पर चेहरा गड़ाए है, और उसका पूरा शरीर रह रह कर हिल रहा है। मुकी, उसने बहुत चिंतित हुआ इस स्वर में पुकारा। मुकी ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर तेजी से बाईं उंगली से अंगूठी निकालकर उसकी ओर फेंकती हुई बोली, यह लो अपनी अंगूठी और चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बोलना तक नहीं चाहती। इस अप्रत्याशित घटना से नटराजन कुछ क्षण को स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसने झुककर मुकी के कंधे पकड़ लिए। क्यों मुकी, क्यों? मुकी ने उत्तर नहीं दिया। उसके शरीर में तड़पती मछली की तरह एक लहर दौड़ गई। नटराजन ने उसके कंधे छोड़कर झुककर फर्श पर गिरी अंगूठी उठा ली और मुकी की बंधी मुट्ठी को खोलकर उसमें अंगूठी ठूसता हुआ बोला, ऐसी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पाओगी मुकी, मुझे बताओ ना, इतने दुख की क्या बात है? मुकी बेग से उठकर बैठ गई। सारे दिन रोने से उसकी आंखें फूल कर लाल हो गई थी और चेहरे पर गहरा अशांति था। मुझसे पूछते हो? क्या स्वयं जानते नहीं? मुझे तो रह रह कर यही आस्था है कि तुम इतने झूठे चालबाज कैसे हो सके। पूरी गर्मी तुम वाशिंगटन उससे मिलने जाते रहे, मुझसे एक बार भी नहीं बताया। मैं यहाँ फर्नीचर ऑर्डर कर रही थी, पर्दे बना रही थी, तुम वहाँ सैर कर रहे थे। तुमसे यह किसने कहा? नटराजन ने धीर कंठ से पूछा। जाने से पहले बीजी मेरे पास आई थी, जिसे सदा से उसने नफरत की, उसे यह बताए बिना कैसे चली जाती। उसी ने बताया कि तुमने उसे $1500 दिए हैं डॉक्टर के पास जाने और इंडिया लौट जाने के लिए। पहले मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, मुझे ख्याल भी न था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। पर आज फर्नीचर की दुकान से फ़ोन आया कि मैंने जो चेक उन्हें दिया वह बैंक से वापस लौट आया कि वहाँ पर्याप्त धन नहीं है। तब मुझे लगा कि मुकी का स्वर टूट गया और एक बार फिर भावनाओं की बाढ़ से उसकी आंखों में आंसू भर आए। वीजी के सारे अत्याचार मैंने चुप होकर सहे। सोचती थी कि वह पागल है और नादान है। मुझसे विवाह का प्रस्ताव करके भी तुम उससे चुपचाप मिलते रहे, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। सोचती थी कि एक बार जब मेरे निकट आकर पहचान लोगे तो उसे भूल जाओगे। सोचा था कि तुम्हें इतना सुख दूंगी। एक लंबी सिसकी। मुकी, मेरी बात भी तो सुनो ना। अब कुछ नहीं सुनूंगी। मैं भी बहुत माननी हूँ नटराजन, बहुत दर्द मेरे अंदर भी हैं और मैंने बहुत धीरज रखा, पर अब मैं और नहीं सह सकूंगी। गो अवे, यह विवाह नहीं होगा। मैं किस प्रकार तुम्हें आदर और श्रद्धा से देख सकूंगी। मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए था, मेरे पिता के पास बहुत धन है। मैं समझती थी कि तुम छल कपट से ऊपर अत्यंत विशाल हो और इसलिए मन ही मन प्रारंभ से ही तुम्हें चाहती आई थी। बाहर रात झुक आई है, कमरे में सन्नाटा है, केवल नयन तारा का पतला टूट टूट जाता उठता गिरता स्वर है। इतने दिनों से
जो कुछ अंतराल में प्रच्छन्न रखा वह सब एक बारगी फूट कर बाहर आना चाहता है। नटराजन उसके पास सब कुछ सुनता चुप बैठा है। मूकी के शब्दों ने उसे हिला दिया है। वह समझ नहीं पा रहा है कि वीजी ने चलते चलते ऐसा क्यों किया। उससे प्रतीक्षा है मूकी के थक कर चुप हो जाने की। तब वह धीर शब्दों में अपनी बात कहेगा। मन में आशा की नन्ही सी रेखा है कि शायद नयनतारा उसकी बात का विश्वास कर ले।